Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 2 Block 1 MPCE 031, that is those students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. This is a second year syllabus. सो फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने आधा सेक्शन इस चैप्टर का कवर किया था. आज हम बाकी के बचे हुए सेक्शंस कवर करने वाले हैं. बाकी फर्स्ट जो वीडियो बनाया है, फर्स्ट पार्ट बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. फॉर रिमेनिंग वीडियोस यू कैन चेक द प्लेलिस्ट विद सब्जेक्ट कोड. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड ऑफ ओबी टुडे. आज जो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात की जा रही है. तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिली, जो ग्रीनबर्ग एंड बैरन ने दी थी, वो क्या है? ओबी सीक्स द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सो इन्होंने एक पुराना 20th जो सेंचुरी थी उसमें क्या सिनेरियो हुआ करता था फैक्ट्री वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा स्टोरी बताई है कि फैक्ट्रीज जो होती थी वो बड़ी होती थी, ह्यूज होती थी, बहुत नॉइजी हुआ करती थी और बहुत गंदा एनवायरनमेंट होता था. और जो बॉसेस होते थे उनको सिर्फ एम्प्लॉयज का आउटपुट चाहिए होता था. उनको कोई मतलब नहीं होता था वो किन कंडीशंस में काम कर रहे हैं. और उनको डिस्पोजेबल मशीन्स की तरह यूज़ किया जाता था. यानी कि अगर कोई बीमार हो गया या मर गया तो उसके बाद या एक्सीडेंट की वजह से उसके साथ कुछ हो गया तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी. वो उसको रिप्लेस कर देते थे उन लोगों के साथ जो गेट पे खड़े होकर जॉब डिमांड कर रहे होते थे. यानी कि इतने सारे लेबरर्स होते थे कि वो किसी को भी उससे रिप्लेस कर देते थे जो भी पंगा करता था. सो ह्यूमन वैल्यू कुछ नहीं होती थी. तो इस तरह की जो थ्योरी है उसको हम थ्योरी एक्स के नाम से जानते हैं. डुगलास मैकग्रिगर ने 1960 में इस थ्योरी का नाम रखा था. इसमें जो मैनेजर का बिहेवियर था वो निगेटिव व्यू था अपने एम्प्लॉयज के लिए. तो इनकी जो फिलॉसफी होती थी उस टाइम पे, उनका फिलॉसफी क्या होती थी कि जो लोग हैं वो बहुत आलसी होते हैं, डिसलाइक करते हैं वर्क को और काम नहीं करना चाहते हैं. तो इस तरह की फिलॉसफी के साथ जो थ्योरी एक्स है उसके पॉइंटर्स रखे गए कि उस टाइम पे मैनेजर इस तरह से सोचते थे. और इसीलिए उनको जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्लोजली वॉच करना ज़रूरी है, सुपरवाइज करना ज़रूरी है, उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना क्वालिटी ऑफ वर्क इम्पैक्ट करेगी. इस तरह से जो बिलीव था उसमें वो किस तरह का बिलीव था मैनेजर की तरफ? मिसट्रस्ट का बिलीव था. मतलब एम्प्लॉयज ट्रस्ट नहीं करते थे अपने मैनेजर पे. ये इवन मैनेजर भी एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट नहीं करता था, इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट रहता था एम्प्लॉयज के साथ. और एम्प्लॉयज को भी कुछ ट्रस्ट नहीं था कि भाई वो गए तो गए, उनका कोई रखवाला नहीं है, उनको कोई टेक केयर नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर बेकार है. अभी प्रेजेंट सिनेरियो अगर आप देखें तो कंपनीज में जो है वो यंग टैलेंट्स को रखना चाहते हैं, उनके लिए उनकी डिमांड्स पूरी करना चाहते हैं. तो ये जो यंग जनरेशन वाई के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो जनरेशन जी भी आ गई है, बट जनरेशन वाई जो है वो अभी वर्किंग है. सो जनरेशन वाई जो है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं सो दैट वो और अच्छा काम कर सके. इवन उनको गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं ओकेशंस पे. आपने देखा होगा अभी दिवाली गई, सो अभी दिवाली के टाइम पे भी गिफ्ट कूपन्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से. सो काफी खुश रखा जाता है एम्प्लॉयज को. तो ये जो थ्योरी है इसको हम वाई अप्रोच मानते हैं, जो ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड है और पॉजिटिव पिक्चर पेंट करती है लोगों के बारे में, एम्प्लॉयज के लिए, कंपनी के लिए. तो जो एम्प्लॉयज हैं वो उसमें ऐसा कहा जाता है थ्योरी वाई में कि जैसे गेम है, खेलना होता है, वैसे ही वर्क भी होता है करने के लिए. तो राइट कंडीशंस दी जाती है एम्प्लॉयज को, उनको अचीवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, वो एम्प्लॉयज खुद अचीव करना चाहते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, उनको पुश नहीं करना पड़ता. तो मैनेजमेंट का जो जॉब होता है वो सिर्फ ऐसा कंडीशंस क्रिएट करना होता है जिससे एम्प्लॉय जो है वो बार बार आना चाहे, उस कंपनी में काम करना चाहे. तो थ्योरी वाई का जो मैनेजर है वो
ऐसा ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे एम्प्लॉय अपने आप को सेफ फील करता है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उस तरह का रिक्वायर्ड भी होता है। सो इसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो सबॉर्डिनेट्स को ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंसेस कम होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय डर रहा है अपने मैनेजर के पास जाके बात करने के लिए। अब बहुत फ्री एनवायरनमेंट हो गया है, आराम से मैनेजर से ओपनली किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं। सो सबॉर्डिनेट एम्पावर्ड फील करते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए उन्होंने यहाँ पे टेबल बना के दिया है, तो मेक श्योर जहाँ पे पॉइंटर्स हैं, जहाँ पे टेबल बनी हुई है, यानी कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में क्या क्या एजम्पशंस है, क्या एज्यूम किया गया है एवरेज पर्सन के बारे में, वो बताया है। थ्योरी एक्स में अगर आप देखें तो इसमें वो ये मानते हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम को पसंद नहीं करते और काम अवॉइड करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट, उनमें कोई एम्बिशन नहीं होता, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं और उनको लीड करना बहुत ज़रूरी होता है। वो सेल्फिश होते हैं, कोई केयर नहीं करते ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, और बहुत जल्दी से गलीबल होते हैं, यानी कि जल्दी से किसी भी बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ब्राइट नहीं होते हैं, लल्लू होते हैं, एंड सिर्फ पैसे एंड सिक्योरिटी के लिए वर्क करते हैं। थ्योरी वाई क्या कहती है कि उनको साइकोलॉजिकल नीड होती है वर्क की, एंड वो प्ले एंड रेस्ट की तरह ही वर्क को भी मानते हैं, और ये एम्बिशियस होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वर्क ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं, पर्सनल गोल्स उनके सेट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए भी अलाइंड होते हैं। एबिलिटी होती है उनमें प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करने की, और ये सेल्फ फुलफिलमेंट मिलता है उनको जब वो काम करते हैं। तो ये जनरेशन वाई के बारे में एजम्पशन है। तो थ्योरी वाई जो है वो उसका अप्रोच क्या है, वो बेटरमेंट चाहती है ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच एक डेवलपमेंटल अप्रोच है जब हम थ्योरी वाई की बात करते हैं, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहती है लोगों की हायर लेवल पे, उनमें कॉम्पिटेंसी, क्रिएटिविटी एंड फुलफिलमेंट डेवलप करना चाहती है एम्प्लॉयज के अंदर। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोच होती थी वो डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग होती थी। प्रेजेंट अप्रोच जो है वो सपोर्टिव है, जो हेल्प करती है एम्प्लॉयज को बेटर बनने के लिए और रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनने के लिए। उनको ऐसा क्लाइमेट देती है जहाँ पे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपनी एबिलिटीज को फुल्ली यूज कर सकता है। तो मैनेजर का प्राइमरी रोल यही होता है कि एम्प्लॉयज को कंट्रोल ना करे, उनको सपोर्ट करे, उनकी ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस में सपोर्ट करे। नेक्स्ट जो ओबी का अप्रोच होती है वो कंटिंजेंसी अप्रोच होती है, मतलब कि वो अब जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा कुछ कोऑपरेट करती है, हर एक फील्ड के से कोऑपरेट करती है। जैसे कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो था पहले, जो एक्स थ्योरी है, उसमें ये देखा गया है कि जो प्रिंसिपल उनका था वो था वन बेस्ट वे, जो था वो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट का था, और वो जो एक ही तरीका हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई करते थे। एक बेस्ट वे उन्होंने ढूंढ लिया और हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसी प्रिंसिपल पे वर्क करते थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का वर्क करता है, या ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है, या किस तरह का वो बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। सब में एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता था ट्रेडिशनल वे में। अब जो कंटिंजेंसी अप्रोच आई है उसमें डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियरल प्रैक्टिसेस इफेक्टिव होती है। मतलब हमें किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का बिहेवियर और किस तरह का पूरा सेटिंग करना है, वो कंटिंजेंसी अप्रोच मानी जाती है। हर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इस तरह से। पहला ट्रेडिशनल क्या था, सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरीका। सो जो हमारी बिहेवियर की जब नॉलेज हमें ओबी से मिल जाती है तो ऑब्वियसली बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी नॉलेज जो हमने नॉलेज डाटा कलेक्ट किया है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो हमारे को मुश्किल भी होती है किसी चीज़ का आंसर करना कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का सिस्टम हमें अप्लाई करना है। तो वर्क प्लेस पे लोग जो हैं वो किस तरह के स्ट्रेसर्स फेस करते हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसर होता है, वो क्या हो गया एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जो प्रेशर है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल में मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कल्चर और पॉलिटिक्स किस तरह की है। फिर इमीडिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे कि बॉस के साथ रिलेशन कैसा है, वर्क प्लेस में रिलेशन कैसा है, पीयर ग्रुप के साथ रिलेशन कैसा है। देन इंडिविजुअल होता है, जो रोल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, घर में किस तरह का उनका रोल प्ले है। और जो डिग्री है स्ट्रेसर की वो भी डिपेंड करती है कि कितना स्ट्रेस उस बंदे को मिल रहा है, कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रहा है। और
और किस तरह से वो स्ट्रेस की वजह से वो रिएक्ट कर रहा है उन पर्टिकुलर सिचुएशन में। और बहुत सारे वेरिएबल है जिस पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेस किस लेवल का ले रहा है और किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। डिपेंड करता है उसकी लाइफस्टाइल पे, सोशल सपोर्ट कितना है उसको, कॉग्निटिव अप्रेजल स्ट्रेसर का कितना, मतलब स्ट्रेसर को किस तरह से वो साइकोलॉजिकली हैंडल करता है, लाइफ इवेंट्स उसकी लाइफ में क्या चल रहे हैं। अगर 2-4 स्ट्रेसर होगा तो ऑब्वियसली इंसान सिंपल चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है। फिर बायोग्राफिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे कि एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उस पर भी लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, मेल्स थोड़े कम होते हैं। वैसे मेल्स भी होते हैं बट टेक्निकली ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो गर्ल्स को बनाया ही ऐसा जाता है इंडियन कल्चर में। सो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आउटकम क्या आएगा साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। सो इस ये कंटिजेंसी हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना किसी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी होता है वो भी, यानी कि ब्लेंडेड डिसिप्लिन है, इसमें कोई एक नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप देखेंगे कि ये एक्लेक्टिक अप्रोच है जिसमें साइकोलॉजी आ रही है, सोशल साइकोलॉजी आ रही है, सोशियोलॉजी आ रही है, इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये कहाँ कहाँ आ रही हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे साइकोलॉजी जो है उसका बिगेस्ट इन्फ्लुएंस है ओबी में, है ना। और जो आईओ साइकोलॉजी है, मतलब इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, उसकी सब फील्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। और इंडस्ट्रियल जो है वो फोकस क्या करती है, इंडिविजुअल लेवल इश्यूज पे फोकस करती है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो सोशल एंड ग्रुप इन्फ्लुएंसेस पे ज़्यादा फोकस करता है। सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, ग्रुप बिहेवियर, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी के ऊपर होता है, तो ये कैसा कंट्रीब्यूशन करता है, ग्रुप की नॉलेज एंड इंटर ग्रुप डायनामिक्स के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी जो है उसका मेन फोकस होता है मैक्रो फोकस ऑन ह्यूमन बींग्स। सो उसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, डिफरेंसेस नेशनल कल्चर्स में ये सब पढ़ते हैं। इनका इम्प्लीकेशन क्या होता है वर्क बिहेवियर में, वो सब हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। देन इंजीनियरिंग क्या है, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, गोल सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, वर्क डिज़ाइन कैसा है, वो सब हम इसमें समझते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल हेल्थ के बारे में हम ओबी में यूज करते हैं, इसके बारे में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में पढ़ते हैं। नाउ ओबी रिकॉग्नाइजेज ऑर्गेनाइजेशंस एज ओपन सिस्टम्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम है क्योंकि ये डायनामिक होता है, इसमें हमेशा चेंजिंग एंटिटी है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अगर ओपन सिस्टम है तो ऑब्वियसली ओबी भी ये समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, इसका अप्रोच ओपन सिस्टम ही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये ऑपरेट करता, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर वो सेल्फ सस्टेनिंग समझता है खुद को। तो सेल्फ सस्टेनिंग अगर वे में वो ऑपरेट करता है तो भी उसमें इनपुट एंड आउटपुट तो होता है, एंड इनपुट आउटपुट एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन पे ही बनता है। तो इनपुट में क्या आता है, ह्यूमन, इंफॉर्मेशनल, मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आता है वो कैसे आता है, ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स क्या है उसकी वजह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आउटपुट आता है जो कस्टमर पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर्स पे डिपेंड करता है, क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है ना। तो इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट। तो इनपुट बाहर से आ रहा है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हम क्या रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, हमने फाइनेंसेस क्या दिया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, एंड देन आउटपुट जो कस्टमर तक जा रहा है, राइट। तो इनके जो एक्शंस हैं ओवरऑल अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और बिहेवियर जो लोगों का है वर्क प्लेस पे वो भी इस पे इम्पैक्ट करता है। तो आउटपुट जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू बैक, मतलब कि इट इज ए काइंड ऑफ साइकिल, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट, ओपन सिस्टम अप्रोच। सो ओपन सिस्टम में आप देखेंगे कि जो बाउंड्रीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो परमिएबल होती है, मतलब कि एक्सचेंज इज पॉसिबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंटल रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। 4 इंटरनल कंपोनेंट्स जो आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल टास्क एनवायरनमेंट में वो क्या क्या है वो इन्होंने बताया है। नंबर 1 टास्क, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उसका गोल क्या है, वो किस लिए एग्जिस्ट करती है। लोग,
इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों। तो लोग क्या हैं, वो थिंकिंग है, लिविंग है, फील करते हैं चीज़ों को, और ऑर्गेनाइजेशन में जब वो लोगों को ऐड किया गया है तो ऑब्वियसली वो जिस तरह से काम करते हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालता ही डालता है। तो ऑब्जेक्टिव को किस तरह से वो अचीव करना चाहते हैं, गोल कैसे अचीव करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में यूज़ होती है, वो फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस वर्क प्लेस में कैसा है वो टेक्नोलॉजी से ही हमें पता चलता है ना। स्मार्ट टेक्नोलॉजी है कि पूरा ओल्ड टाइम की प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, उस पर डिपेंड करता है। देन कितने टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कितनी नॉलेज है, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो इनपुट एंड आउटपुट पे इम्पैक्ट डालता है। देन स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप कैसा है जो वर्कर्स हैं अंदर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन है, डिफरेंट रोल्स क्या है, कौन किससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह का रोल डिवीजन है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, ये वाली चीज़ें आ रही हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओबी एडॉप्ट्स अ क्रॉस कल्चरल अप्रोच। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रो कर रहा है, ग्लोबल हो रहा है, इंटरनेशनल हो रहा है, क्रॉस कल्चरल अप्रोच ओबी को यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के लोग हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो मेन रीज़न है इसको करने के लिए क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्रॉस कल्चरल अप्रोच डालने की ज़रूरत है। हर एक कंट्री का है ना एक यूनिक कल्चर कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो उस कंट्री में काम कर रहा है उसको इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है। एंड ये कंपनी की एक लायबिलिटी भी हो जाती है जब दूसरी कंट्री का इंसान उस कंट्री में आकर काम करने लग जाता है, क्योंकि अगर वो कल्चर सूट नहीं करता है तो वो कंट्री का बंदा दोबारा वापस नहीं आएगा और ना ही किसी को आने देगा। तो वर्क प्लेस एटीट्यूड और बिहेवियर जो इंडिविजुअल्स का और जो ग्रुप्स का है डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो वेरी करता है। सो कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर्स को स्पेसिफिकली वो उनका सेंसिटिव होना ज़रूरी है एक ग्लोबल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जो कल्चर है ऑफ कोर्स ये मैन मेड पार्ट है एनवायरनमेंट का, है ना। कल्चर जो है मल्टी फैसेटेड कंसेप्ट है। इसमें जो कल्चर है उसकी बहुत सारी लेयर इन्होंने बताई है, जैसे कि आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड कोर लेयर। सो ये 3 लेयर्स में इन्होंने कैसे डिवाइड किया है, जैसे कि आउटर लेयर जो होती है वो आर्टिफैक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स की होती है, दैट मीन्स लैंग्वेज, क्लाइमेट, ड्रेस, फूड, जो सबको दिख रहा है। फिर मिडिल लेयर होती है जिसमें हमारी वैल्यूज, नॉर्म्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर आता है, जो हमारे को थोड़ा सा जानने पर पता चलने लगता है हमारे बारे में। देन कोर लेयर आती है। कोर लेयर रिलेटेड होती है डीपेस्ट एजम्पशंस जो होते हैं किसी पर्सन के अंदर, और जो नेचर उसके अंदर होता है, पर्टिकुलरली सोसाइटी में पीपल कैसे दूसरे अपने आप को देखते हैं। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्पेस के बारे में हम बात करते हैं। हॉफसीड ने 4 मेन कल्चरल डायमेंशंस बताए थे हमें, उसके बारे में भी हम अब समझेंगे। पावर डिस्टेंस, पावर डिस्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ पावर हायरार्की इन इंस्टीट्यूशन। तो पावर डिस्टेंस का मतलब होता है किस तरह की पावर हायरार्की है किसी इंस्टीट्यूशन में, पावर हायरार्की है भी या नहीं है। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर जगह सीईओ होता ही होता है, फाउंडर होता ही होता है, तो मैनेजमेंट हायर वीसी होता है, चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, इस तरह से होते हैं। सो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो एक्सेप्टेंस है पावर हायरार्की की नहीं है। देन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, इसका क्या मतलब है, डिनोट्स द एक्सटेंट टू विच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फील थ्रेटन्ड बाय अनसर्टेनिटीज एंड एम्बिगुअस सिचुएशंस। जो अनसर्टेन सिचुएशंस है उससे कितने डरे हुए हैं सोसाइटी के लोग, किस लेवल तक वो डरते हैं मेंबर्स, मतलब क्या वो डरते हैं या निडर है, वो चीज़। इंडस्ट्रियलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, पीपल टू बी इंडिविजुअलिस्ट्स टेकिंग केयर ओनली ऑफ देमसेल्व्स। अगर इंडिविजुअलिस्टिक बिलीफ सिस्टम है तो वो सिर्फ अपना एंड अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा। कलेक्टिविस्टिक होगा तो वो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप से डिस्टिंग्विश करेगा और अपने इन ग्रुप में की तरफ देखेगा कि इन ग्रुप क्या हो गया, जैसे उनका क्लान हो गया, उनका रिलेटिव्स हो गया, उनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनकी तरफ देखेगा अगर कुछ उसको ज़रूरत है, उसको उसका लुक आफ्टर के लिए, अपनी लॉयल्टी को एक्सचेंज करने के लिए। तो 2 तरह के सिस्टम हो सकते हैं। देन मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, मस्कुलिनिटी का मतलब वो मेल एंड फेमिनिटी फीमेल वाला चीज़ नहीं है, बट उनके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ज़रूर है। जो सोसाइटी अगर मस्कुलाइन होगी तो उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो असर्टिवनेस होगी, एक्विजिशन ऑफ मनी एंड थिंग्स होगा। फेमिनिन होगी तो उसकी क्वालिटी जो होगी वो लाइफ एंड केयरिंग ऑफ अदर्स होगा। तो उस पर तो हमें ये चेक करना ज़रूरी है फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है, किस तरह का बिलीफ सिस्टम है उस सोसाइटी में।
तो नाउ फिफ्थ डायमेंशन जो है वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन का है। जैसे कि ये अभी नया जुड़ा है 2001 में, इससे पहले ये जो 4 बताए हैं ये पहले जुड़ गए थे, 1980 में जोड़ दिए गए थे, और ये 2001 में ऐड ऑन हुआ है, जिसमें हम वर्च्यूज, परसिवरेंस एंड थ्रिफ्ट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, फ्यूचर रिगार्ड के बारे में बात करते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट में जो वर्च्यूज़ है उसको कंपेयर करते हैं, ट्रेडिशन, परसिवरेंस, ये सब के बारे में बात करते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की बात करते हैं। ना इन्होंने यहाँ पे इंडिया के बारे में भी बताया, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में अपना अपना रहता है, इंडिया में जो है उसमें ये नोटिस किया गया है ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन, हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिला है, और जो स्टेटस है वो विजिबल साइन दिखता है स्टेटस का। बहुत सारे डिफरेंसेस लाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इवन डिफेंस एंड लॉर्डिंग बिहेवियर भी देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। जो कल्चरल डायमेंशंस जो होते हैं वो हमें अलर्ट करता है रिकॉग्नाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में कि नेशनल कल्चर के बारे में, किस तरह का नेशनल कल्चर है हमारी कंट्री में और कैसे लोगों को मैनेज करने के लिए वो इफेक्टिव होता है। मतलब हर एक कंट्री का जो कल्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ के लोग किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उसको ही फॉलो करते हुए लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करते हैं। तो उसको वर्क प्लेस बिहेवियर में भी इम्पार्ट किया जा सकता है अगर आप उस पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर जानते हैं। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कैसे देखेंगे? इसकी जो फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी वो 1960s में हुआ था, और वो भी इंडिया में 3 फेजेस से पास ऑन हुआ है। नंबर 1 रेप्लिकेशन, जहाँ पे जो वेस्टर्न थ्योरीज थी, कॉन्सेप्ट्स थे और जो मेथड्स थे उसी की ही कॉपी कर दी गई। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिका, कॉपी। तो कॉपी कर लिया गया यूनिवर्सल वैलिडिटी के लिए, मतलब सब ये माने कि इंडिया में भी वही सेम चीज़ फॉलो होती है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि भाई इनकन्सिस्टेंसीज हैं, जो वहाँ पे लागू होता है वो यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं। और इसमें हमने रीजनिंग किया दी कि भाई रिसर्च डिज़ाइन में गड़बड़ था, मैथोडोलॉजी ठीक नहीं यूज़ की, ऐसे नंबर ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज जब धीरे धीरे इंक्रीज होती गई तो इसका इंडियन कल्चर का एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया कि इंडिया में कल्चर अलग है। इंडियन कल्चर जो है वो अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं इसमें, और डेमोक्रेटिक नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज में होता है। फिर सेकेंड स्टेज जो आई वो आई डिसएन्चेंटमेंट। सो इनकन्सिस्टेंट जब फाइंडिंग्स बढ़ती गई जो प्रीवियस थ्योरीज थी उसके बेसिस पे, तो इंडियन स्कॉलर्स ने डिसएन्चेंटेड करना शुरू कर दिया इस चीज़ को, यानी कि वेस्टर्न थ्योरीज एंड मॉडल्स को हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने डिसबिलीव करने लगा, जैसे कि मैस्लो का जो नीड हायरार्की था उसको इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रू नहीं है। देन जो हर्सबर्ग का था वो उसको भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला 2 फैक्टर थ्योरी का, एक्स एंड वाई थ्योरी का। सो थ्योरी वाई जो है वो इंडियन से करेक्टराइज नहीं करती है, क्योंकि इंडियन व्यू जो है वर्क का वो यही है कि फैमिली को इम्पोर्टेंस दो और आराम बहुत ज़रूरी है काम के अलावा। जबकि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता, उनको ऐसा लगता है वर्क एंड प्ले सब सेम है, लेकिन वर्क को यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट आया इंटीग्रेशन, जो थर्ड स्टेट था इंडियन सोसाइटी में ओबी का। तो इसमें क्या किया, एमलगमेशन हुआ, एमलगमेटिव अप्रोच, मतलब कि मिक्स करना। जो वेस्टर्न थ्योरीज एप्लीकेबल थी उनको यूज किया और इंडियन कंटेंट एंड प्रोसेसेस अलग तरीके से बनाना शुरू किया। चक्रवर्ती 1991 में उन्होंने आइडियलाइज किया कि इंडियन वैल्यूज जो हैं वो एंशियंट साइको स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, चित्त शुद्धि जिसे कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब आप काम करना चाहते हो। और साइको स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी इसमें मिक्स कर दी गई, जो वर्क नॉर्मेटिव रोल जो है वो वर्क ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करता है। वेस्टर्न कंसेप्ट के बारे में बात करें तो वेस्टर्न कंसेप्ट में कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट भी थे, जैसे कि साइको एनालिटिक फ्रेमवर्क जो था वो इंडियन कल्चर में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फंक्शनल है। इसमें हम इंडियन साइकी समझ सकते हैं, कल्चर, सोसाइटी, हीलिंग ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो ओबी इंडिया में अगर हम देखें तो ये अब हमें समझ में आता है कि वेस्टर्न ओरिजिन एंड इंडियन इंडिजिनस जो चीज़ें हैं इन दोनों को मिक्स करके ही यूज़ की जा सकती हैं।
तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 1 MPCE 031। सेकेंड ईयर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए था। इससे लिंक्ड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। एंड पूरा सिलेबस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।